नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की लोकप्रिय उपन्यास सेवा सदन का अगला भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि पद्म सिंह और विट्ठल दास के साथ में उमानाथ अपनी भांजी शांता को भेज देते हैं। जब वह स्टेशन तक छोड़ने आते हैं तो वह बेहद भावुक हो जाते हैं और उनके पैरों में अपनी पगड़ी भी रख देते हैं। इस तरह से पद्म सिंह उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। अब आगे। जब गाड़ी चली तो पद्म सिंह ने विट्ठल दास से कहा, अब इस अभिनय का सबसे कठिन भाग आ गया है। विट्ठल दास, मैं नहीं समझा। पद्म सिंह, क्या शांता से कुछ कहे सुने बिना ही उसे आश्रम में पहुंचा दीजिएगा? उसे पहले उसके लिए तैयार तो करना चाहिए। विट्ठल दास, हाँ, यह आपने ठीक सोचा है, तो जाकर कह दूं? पद्म सिंह, जरा सोच तो लीजिए क्या कहिएगा। अभी तो वह यह समझ रही है कि मैं ससुराल जा रही हूँ। वियोग के दुख में यह आशा उसे संभाले हुए है, लेकिन जब उसे हमारा कौशल ज्ञात हो जाएगा तो उसे कितना दुख होगा। मुझे तो पछतावा हो रहा है कि मैंने पहले ही ये बातें क्यों न कह दी। विट्ठल दास, तो अब कहने में क्या बिगड़ा जाता है? मिर्जापुर में गाड़ी देर तक ठहरेगी, मैं जाकर उसे समझा दूंगा। पद्म सिंह, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। विट्ठल दास, तो उस भूल पर पछताने से अगर काम चल जाए तो जी भर कर पछता लीजिए। पद्म सिंह, आपके पास पेंसिल हो तो लाइए, एक पत्र लिखकर सब समाचार प्रकट कर दूं। विट्ठल दास, नहीं, तार दे दीजिए, यह और भी उत्तम होगा। आप विचित्र जीव हैं, सीधी सी बात में भी इतना आगा पीछा करने लग जाते हैं। पद्म सिंह, समस्या ही ऐसी आन पड़ी है, मैं क्या करूं? एक बात मेरे ध्यान में आती है, मुगल सराय में देर तक रुकना पड़ेगा। बस वहीं उसके पास जाकर सारा वृत्तांत कह दूंगा। विट्ठल दास, यह आप बहुत दूर की कौड़ी लाए। इसीलिए बुद्धिमानों ने कहा है कि कोई काम बिना भली भांति सोचे नहीं करना चाहिए। आपकी बुद्धि ठिकाने पर पहुंचती है, लेकिन बहुत चक्कर खाकर। यही बात आपको पहले नहीं सूझी थी? शांता देवढ़े दर्जे के जनाने कमरे में बैठी हुई थी। वहां दो ईसाई लड़कियां और बैठी थी। वे शांता को देखकर अंग्रेजी में बातें करने लगी। मालूम होता है यह कोई नवविवाहिता स्त्री है। हाँ, किसी ऊंचे कुल की है, ससुराल जा रही है। ऐसे रो रही है मानो कोई ढकेले लिए जाता हो। पति की अभी तक सूरत न देखी होगी तो प्रेम कैसे हो सकता है? भय से हृदय कांप रहा होगा। यह इनके यहाँ अत्यंत ही निकृष्ट रिवाज है। बेचारी कन्या एक अनजान घर में भेज दी जाती है, जहाँ कोई उसका अपना नहीं होता है। यह सब पाशविक कला की प्रथा है। जब स्त्रियों को बलात् उठा लिया जाता था। क्यों बाई जी? उन्होंने शांता से कहा। ससुराल जा रही हो? शांता ने धीरे से सिर हिलाया। तुम इतनी रूपवती हो, तुम्हारा पति भी तुम्हारी जोड़ का है? शांता ने गंभीरता से उत्तर दिया। पति की सुंदरता नहीं देखी जाती, यदि वह काला कलूटा हुआ तो? शांता ने गर्व से उत्तर दिया। हमारे लिए तो देवतुल्य है, चाहे कैसा ही हो। अच्छा, मान लो तुम्हारे ही सामने दो मनुष्य लाएं, एक रूपवान हो, दूसरा कुरूप, तो तुम किसे पसंद करोगी? शांता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जिसे हमारे माता पिता पसंद करेंगे। शांता समझ रही थी कि दोनों हमारी विवाह प्रथा पर आक्षेप कर रही हैं। थोड़ी देर के बाद उसने उनसे पूछा, मैंने सुना है आप लोग अपना पति खुद चुन लेती हैं? हाँ, हम इस विषय में स्वतंत्र हैं। आप अपने माँ बाप से बुद्धि समझती हैं अपने आप को? हमारे माँ बाप क्या जान सकते हैं कि हमको उनके पसंद किए हुए पुरुषों से प्रेम होगा भी या नहीं? तो आप लोग विवाह में प्रेम को मुख्य समझती हैं? हाँ, और क्या, विवाह प्रेम का बंधन है। हम विवाह को धर्म का बंधन समझते हैं। हमारा प्रेम धर्म के पीछे चलता है। 9 बजे गाड़ी मुगल सराय पहुंच गई।
विट्ठल दास ने आकर शांता को उतारा और दूर हटकर प्लेटफॉर्म पर एक कालीन बिछाकर उसे बैठा दिया। बनारस की गाड़ी खुलने में आधे घंटे की देर थी। शांता ने देखा कि उसके देशवासी सिर पर बड़े बड़े गट्ठर लादे एक सकरे द्वार पर खड़े हैं और बाहर निकलने के लिए एक दूसरे पर गिर पड़ते हैं। एक दूसरे तंग दरवाजे पर हजारों आदमी खड़े अंदर आने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एक चौड़े दरवाजे से अंग्रेज लोग छड़ी घुमाते कुत्तों को लिए आते जाते हैं। कोई उन्हें नहीं रोकता, कोई उनसे नहीं बोलता। इतने में पंडित पद्म सिंह उसके निकट आए और बोले, शांता, मैं तुम्हारा धर्मपिता पद्म सिंह हूँ। शांता खड़ी हो गई और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। पद्म सिंह ने कहा, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि हम लोग चुनार क्यों नहीं उतरे। इसका कारण यही है कि अभी तक मैंने भाई साहब से तुम्हारे विषय में कुछ भी नहीं पूछा है। तुम्हारा पत्र मुझे मिला तो मैं ऐसा घबरा गया कि मुझे तुम्हें बुलाना परम आवश्यक जान पड़ा। भाई साहब से कुछ कहने सुनने का अवकाश ही नहीं मिला, इसीलिए भी कुछ दिनों तक बनारस में रहना पड़ेगा। मैंने यह उचित समझा है कि तुम्हें उसी आश्रम में ठहराओ जहाँ आजकल तुम्हारी बहन सुमन बाई रहती है। सुमन के साथ रहने से तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तुमने सुमन के विषय में जो कलंकित बातें सुनी हैं उन्हें हृदय से निकाल डालो। अब वह देवी है, उसका जीवन सर्वथा निर्दोष और उज्जवल हो गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं अपनी धर्मपुत्री को उसके साथ रखने पर कभी भी तैयार नहीं होता। महीने 2 महीने में मैं भैया को ठीक कर लूँगा। यदि तुम्हें इस प्रबंध में कुछ भी आपत्ति हो तो साफ साफ कह दो, तो मैं कोई और प्रबंध करूँ। पद्म सिंह ने इस वाक्य को बड़ी मुश्किल से ही समाप्त किया। सुमन की उन्होंने जो प्रशंसा की उस पर उन्हें स्वयं ही विश्वास नहीं था। मदन सिंह के संबंध में भी वे उससे बहुत अधिक कह गए जो वह कहना नहीं चाहते थे। उन्हें इस सरल हृदया कन्या को इस भांति धोखा देते हुए मानसिक कष्ट भी होता था। शांता रोते हुए पद्म सिंह के चरणों पर गिर पड़ी और लज्जा, नैराश्य और विषाद से भरे हुए यह शब्द उसके मुख से निकले, आपकी शरण में हूँ, जो उचित समझिए वह कीजिए। शांता का हृदय बहुत हल्का हो गया। अब उसे अपने भविष्य के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रही। उसे कुछ दिनों के लिए अपना जीवन मार्ग निश्चित मालूम होने लगा। वह इस समय उस मनुष्य की सदृश थी जो अपने झोपड़े में आग लग जाने से इसलिए प्रसन्न हो कि कुछ देर के लिए ही सही, पर यह अंधकार के भय से तो मुक्त हो गई ना। 11 बजे यह तीनों प्राणी आश्रम में पहुंच गए। विट्ठल दास उतरे कि जाकर सुमन को कुछ खबर कर दूं, पर वहां जाकर देखा तो वह बुखार से बेसुध पड़ी थी। आश्रम की कई स्त्रियां उसकी शुश्रूषा में लगी हुई थी। कोई पंखा जलती थी, कोई उसका सिर दबाती थी, कोई पैरों को मल रही थी। बीच बीच में कराहने की ध्वनि भी सुनाई देती थी। विट्ठल दास ने घबरा कर पूछा, डॉक्टर को बुलाया था क्या? उत्तर मिला, हाँ, वह अभी अभी देख कर गए हैं। कई स्त्रियों ने शांता को गाड़ी से उतारा। शांता सुमन की चारपाई के पास खड़ी होकर बोली, जिज्जी। सुमन ने आंखें न खोली। शांता मूर्तिवत खड़ी अपनी बहन को करुण और सजल नेत्रों से देख रही थी। यही मेरी प्यारी बहन है जिसके साथ मैं 3-4 साल पहले खेलती थी। वह लंबे लंबे केश कहाँ हैं? वह कुंदन सा दमकता हुआ मुखचंद्र कहाँ है? वह चंचल सजीव मुस्कुराती हुई आंखें आखिर कहाँ गई? वह कोमल चपल गाल, वह इगोर सा भरा हुआ शरीर, वह अरुण वर्ण कपोल कहाँ लुप्त हो गए? यह सुमन है या उसका शव, या उसकी एक निर्जीव मूर्ति? उस वर्णहीन मुख पर विरक्ति, संयम और आत्मत्याग की निर्मल शांति दायनी ज्योति झलक रही थी। शांता को हृदय क्षमा और प्रेम से उमड़ उठा था। उसने अन्य स्त्रियों को वहां से हट जाने के लिए संकेत किया और तब वह रोती हुई सुमन के गले से लिपट गई और बोली, जिज्जी आंखें खोलो। जी कैसा है? तुम्हारी शांता खड़ी है। सुमन ने आंखें खोली और उन्मत्तों की भांति विस्मित नेत्रों से शांता की ओर देखकर बोली,
कौन? शांति? तू हट जा, मुझे मत छू। मैं पापिनी हूँ, मैं अभागिनी हूँ, मैं भ्रष्टा हूँ। तू देवी है, तू साध्वी है। मुझसे अपने को स्पर्श न होने दे। इस हृदय को वासनाओं ने, लालसाओं ने और दुष्कामनाओं ने मलिन कर दिया है। तू अपने उज्जवल स्वच्छ हृदय को इसके पास मत लेकर आ, यहाँ से भाग जा। वह मेरे सामने नरक का अग्निकुंड दहक रहा है। यम के दूत मुझे उस कुंड में झोंकने के लिए घसीटे लिए जाते हैं। तो यहाँ से भाग जा। यह कहते कहते सुमन फिर से मूर्छित हो गई। शांता सारी रात सुमन के पास बैठी पंखा झलती रही। शांता को आश्रम में आए 1 माह से ऊपर हो गया, लेकिन पद्मसिंह ने अभी तक अपने घर में किसी से भी इसकी चर्चा नहीं की। कभी सोचते भैया को पत्र लिखूं, कभी सोचते चलकर उनसे कहूं, कभी विट्ठल दास को भेजने का विचार करते, लेकिन कुछ भी निश्चय नहीं कर सकते थे। इधर उनके मित्रगण वेश्याओं के प्रस्तावों को बोर्ड में पेश करने के लिए जल्दी मचा रहे थे। उन्हें अपनी सफलता की पूरी आशा थी। मालूम नहीं विलंब होने से फिर कोई बाधा उपस्थित हो जाए। पद्मसिंह उसे टालते आए थे। यहाँ तक कि मई का महीना भी आ गया। विट्ठल दास और रमेश दत्त ने ऐसा तंग किया कि उन्हें विवश होकर बोर्ड में नियमानुसार अपने प्रस्ताव की सूचना देनी पड़ी। दिन और समय निर्दिष्ट हो गया। ज्यों ज्यों दिन निकट आता था, पद्मसिंह का चित्त अशांत हो जाता था। उन्हें अनुभव होता था कि केवल इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने से ही उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसे कार्य रूप में लाने के लिए शहर के सभी बड़े आदमियों की सहानुभूति और सहकारिता की भी आवश्यकता है। इसीलिए वह हाजी हाशिम को किसी न किसी तरह अपने पक्ष में लाना चाहते थे। हाजी साहब का शहर में इतना दबाव था कि वेश्याएं भी उनके आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकती थीं। अंत में हाजी साहब भी पिघल गए। उन्हें पद्मसिंह की नेक नियति पर विश्वास हो गया। आज बोर्ड में यह प्रस्ताव पेश होगा। म्यूनिसिपल बोर्ड के अहाते में बड़ी भीड़ भाड़ है। वेश्याओं ने अपने दल बल सहित बोर्ड पर आक्रमण किया है। देखें बोर्ड की क्या गति होती है। बोर्ड की कार्यवाही आरंभ हो गई। सभी मेंबर उपस्थित हैं। डॉक्टर श्यामाचरण ने पहाड़ पर जाना मुलतवी कर दिया है। मुंशी अबुल वफा को तो आज रात भर नींद ही नहीं आई। वह कभी भीतर जाते, कभी बाहर आते। आज उनके परिश्रम और उत्साह की सीमा ही नहीं है। पद्मसिंह ने अपना प्रस्ताव उपस्थित किया और तुले हुए शब्दों में उसकी पुष्टि की। यह 3 भागों में विभक्त था। वेश्याओं को शहर के मुख्य स्थान से हटाकर बस्ती से दूर रखा जाए। उन्हें शहर के मुख्य सैर करने के स्थानों और पार्कों में आने का निषेध किया जाए। वेश्याओं का नाच कराने के लिए एक भारी टैक्स लगाया जाए और ऐसे जलसे किसी भी हालत में खुले स्थानों में ना हो। प्रोफेसर रमेश दत्त ने उसका समर्थन किया। सैयद शफाकत अली ने कहा, इस तजवीज़ से मुझे पूरा इत्तफाक है, लेकिन बगैर मुनासिब तरमीम के मैं इसे तस्लीम नहीं कर सकता। मेरी राय है कि रिजोल्यूशन के पहले हिस्से में यह अल्फाज बढ़ा दिए जाएं। बइस्तनाए उनके जो 9 माह के अंदर या तो अपना निकाह कर लें या कोई हुनर सीख लें, जिससे वह जायज़ तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें। कुंवर अनिरुद्ध सिंह बोले, मुझे इस तरमीम से पूरी सहानुभूति है। हमें वेश्याओं को पतित समझने का कोई अधिकार नहीं है। यह हमारे परम धृष्टता है। हम रात दिन जो रिश्वतें लेते हैं, सूद खाते हैं, दीनों का रक्त चूसते हैं, असहायों का गला काटते हैं, कदापि इस योग्य तो नहीं है कि समाज के किसी अंग को नीच या तुच्छ समझें। सबसे नीच तो हम हैं। सबसे पापी, दुराचारी, अन्यायी तो हम ही हैं, जो अपने को शिक्षित, सभ्य, उदार और सच्चा समझते हैं। हमारे शिक्षित भाइयों की ही बदौलत दाल मंडी आबाद है, चौक में चहल पहल रहती है, चकलों में रौनक है। यह मीना बाजार हम लोगों ही ने तो सजाया है। ये चिड़िया तो हम लोगों ने ही फांसी है। ये कठपुतलियाँ हमने ही बनाई हैं। जिस समाज में अत्याचारी जमींदार, रिश्वती राज्य कर्मचारी, अन्यायी महाजन, सर्वार्थी बंधु
आदर और सम्मान के पात्र हों, वह दाल मंडी क्यों ना आबाद हो। हराम का धन तो हरामकारी के सिवा और कहीं जा सकता है क्या। जिस दिन नजराना, रिश्वत और सूद दर सूद का अंत होगा, उसी दिन दाल मंडी उजड़ कर चली जाएगी और ये चिड़ियाएं उड़ जाएंगी। मुख्य प्रस्ताव इस तरमीम के बिना नस्तर का वह घाव है जिस पर मरहम ही नहीं है। मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभाकर राव ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता है कि इस तरमीम का रिजोल्यूशन से क्या संबंध है। इसको आप अलग दूसरे प्रस्ताव के रूप में पेश कर सकते हैं। सुधार के लिए आप जो कुछ कर सकें वह सर्वथा ही प्रशंसनीय है, लेकिन यह काम बस्ती से हटाकर भी उतना ही आसान है जितना शहर के भीतर, बल्कि वहां सुविधा अधिक हो जाएगी। अब्बुल वफा ने कहा, मुझे इस तरमीम से पूरा इत्तेफाक है। अब्बुल लतीफ बोले, बिना तरमीम के मैं रिजोल्यूशन कभी कबूल नहीं कर सकता। दीनानाथ तिवारी ने भी तरमीम पर जोर दिया। पद्म सिंह बोले, इस प्रस्ताव से हमारा उद्देश्य वेश्याओं को कष्ट देना नहीं है, वरन उन्हें सुमार्ग पर लाना है। इसीलिए मुझे इस तरमीम के स्वीकार करने में कोई भी आपत्ति नहीं है। सैयद तेग अली ने फरमाया, तरमीम से असल तजवीज़ का मंशा फित हो जाने का खौफ है। आप गोया एक मकान का सदर दरवाज़ा बंद करके पीछे की तरफ दूसरा दरवाज़ा बना रहे हैं। यह गैर मुमकिन है कि वे औरतें जो अब तक ऐश और बेतकल्लुफ़ी की ज़िंदगी बसर करती थीं, मेहनत और मजदूरी की ज़िंदगी बसर करने पर राज़ी होंगी। वह इस तरमीम से नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगी। कोई अपने बालखाने पर सिंगार की एक मशीन रखकर अपना बचाव कर लेगी, कोई मोजे की मशीन रख लेगी, कोई पान की दुकान खोल लेगी, कोई अपने बालखाने पर सेब और अनार के खोमचे सजा देगी। नकली निकाह और फर्जी शादियों का बाजार गर्म हो जाएगा और इस पर्दे की आड़ में पहले से भी ज़्यादा हरामकारी होने लगेगी। इस तरमीम को मंजूर करना इंसानी खसलत से बेइल्मी का इजहार करना है। हकीम शोहरत खां ने कहा, मुझे सैयद तेग अली के ख्यालात बेजा मालूम होते हैं। पहले इन खाबीस हस्तियों को शहर बदर कर देना चाहिए। इसके बाद अगर वह जायज़ तरीके पर ज़िंदगी बसर करना चाहें तो काफ़ी इत्मीनान के बाद उन्हें इम्तिहान शहर में आकर आबाद होने की इजाज़त देनी चाहिए। शहर का दरवाज़ा बंद नहीं है, जो चाहे जहां आबाद हो सकता है। मुझे काबिले यकीन है कि तरमीम से इस तजवीज़ का मकसद गायब हो जाएगा। शरीफ हसन वकील बोले, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पंडित पद्म सिंह एक बहुत ही नेक और रहमी बुजुर्ग हैं, लेकिन इस तरमीम को कबूल करके उन्होंने असल मकसद पर निगाह रखने की बजाय हर दिल अजीज बनने की कोशिश की है। इससे तो यही बेहतर था कि वह तजवीज़ पेश ही नहीं की जाती। सैयद शराफत अली साहब ने अगर ज़्यादा गौर से काम लिया होता तो यह तरमीम पेश ही नहीं कर सकते थे। शाकिर बेग ने कहा, कंप्रोमाइज़ मुल्की मुआमिलात में चाहे कितनी ही काबिल तारीफ हो, लेकिन इखलाकी मामलात में वह सरासर काबिल एतराज़ है। इससे इखलाकी बुराइयों पर सिर्फ पर्दा पड़ जाता है। सभापति सेठ बलभद्र दास ने रिजोल्यूशन के पहले भाग पर राय ली। 9 सम्मतियां अनुकूल भी पास हो गईं। सभापति ने उसके अनुकूल राय दी। डॉक्टर श्यामाचरण ने किसी भी तरफ राय नहीं दी। प्रोफेसर रमेश दत्त और रुस्तम भाई, प्रभाकर राव, इनने तरमीम के स्वीकृत हो जाने में ही अपनी हार समझी और पद्म सिंह को इस भाव से देखा मानो उन्होंने विश्वासघात किया हो। कुंवर साहब के विषय में उन्होंने स्थिर किया कि बातुनी, शक्की और सिद्धांतहीन मनुष्य है। अब्बुल वफा और उसके मित्रगण तो ऐसे प्रसन्न थे मानो उन्हीं की जीत है। उनका यूँ पुलकित होना प्रभाकर राव और उसके मित्रों के हृदय में कांटे की तरह गड़ता था। प्रस्ताव के दूसरे भाग पर सहमति ली गई। प्रभाकर राव और उनके मित्रों ने इस बार उसका विरोध किया। वह पद्म सिंह को विश्वासघात का दंड देना चाहते थे। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। अब्बुल वफा और उनके मित्र बगले बजाने लग गए। अब प्रस्ताव के तीसरे भाग की बारी आई। कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने उसका समर्थन किया। हकीम शोहरत खां, सैयद शफाकत अली,
शरीफ हसन और साकिर बेग ने भी उसका अनुमोदन किया, लेकिन प्रभाकर राव और उनके मित्रों ने इसका विरोध किया। तरमीम के पास हो जाने के बाद उन्हें इस संबंध में अन्य सभी उद्योग निष्फल मालूम होते थे। वह उन लोगों में थे जो या तो सब ले लेंगे या फिर कुछ नहीं लेंगे। प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। कुछ रात गए, सभा समाप्त हुई। जिन्हें हार की शंका थी वह हंसते हुए निकले। जिन्हें जीत का निश्चय था उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। चलते समय कुंवर साहब ने मिस्टर रुस्तम भाई से कहा, यह आप लोगों ने क्या कर दिया? रुस्तम भाई ने व्यंग भाव से उत्तर दिया, जो आपने किया वही हमने भी किया। आपके घड़े में छेद कर दिया, हमने उसे पटक दिया। परिणाम दोनों का एक ही है। सब लोग चले गए। अंधेरा हो गया। चौकीदार और माली भी फाटक बंद करके चल दिए, लेकिन पद्म सिंह वही घास पर निरुत्साह और चिंता की मूर्ति बने बैठे हुए थे। पद्म सिंह की आत्मा किसी भांति इस तरमीम के स्वीकार करने में अपनी भूल स्वीकार नहीं करती थी। उन्होंने कदापि यह आशा नहीं की थी कि उनके मित्रगण एक गौण बात पर उनका इतना विरोध करेंगे। उन्हें प्रस्ताव के एक अंश के अस्वीकृत हो जाने का खेद नहीं था कि इसका दोष उनके सिर मढ़ा जाता था। हालांकि उन्हें यह संपूर्णता अपने सहकारियों की असहिष्णुता और अदूरदर्शिता प्रतीत होती थी। इस तरमीम को वह गौण ही समझते थे। इसके दुरुपयोग की जो शंकाएं की गई थी उन पर पद्म सिंह को विश्वास ही नहीं था। वह विश्वास इस प्रस्ताव की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल देता था। उन्हें अब यह निश्चय हो जाता था कि वर्तमान सामाजिक दशा के होते हुए इस प्रस्ताव से जो आशाएं की गई थी उनके पूरा होने की संभावना नहीं है। वह कभी कभी पछताते थे कि मैंने व्यर्थ ही झगड़ा अपने सिर ले लिया। उन्हें आश्चर्य होता था कि मैंने कैसे इस कांटेदार झाड़ी में खुद को उलझाया। यदि इस भावी सफलता का भार इस तरमीम के सिर जा पड़ता तो वह एक बड़ी भारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते। पर यह तो उन्हें दुराशा मात्र प्रतीत होती थी। अब सारी बदनामी उन्हीं पर आएगी। विरोधी दल उनकी हंसी उड़ाएगा, उनकी उद्दंडता पर टिप्पणियां करेगा और यह सारी निंदा उन्हें अकेले ही सहनी पड़ेगी। कोई उनका मित्र नहीं है, कोई भी उन्हें तसल्ली देने वाला भी नहीं है। विट्ठल दास से आशा थी कि वह उनके साथ न्याय करेंगे, उनके रूठे हुए मित्रों को मना लेंगे, लेकिन विट्ठल दास ने उल्टे उन्हीं को अपराधी ठहरा दिया। वह बोले, खुद आपने इस तरमीम को स्वीकार करके सारा का सारा गुड़ गोबर कर दिया, बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। केवल कुंवर अनिरुद्ध सिंह वह मनुष्य थे जो पद्म सिंह के व्यथित हृदय को ढांढस देते थे और उनसे सहानुभूति रखते थे। पूरे महीने भर पद्म सिंह कचहरी ना जा सके, बस अकेले बैठे इसी घटना की आलोचना किया करते। उनके विचारों में एक विचित्र सी निष्पक्षता आ गई थी। मित्रों के वैमनस्य से उन्हें जो दुख होता था उस पर ध्यान देकर वह सोचते थे कि जब ऐसे सुशिक्षित विचारशील पुरुष एक जरा सी बात पर अपने निश्चित सिद्धांतों के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं तो इस देश का कल्याण होने की तो कोई आशा ही नहीं। माना कि मैंने तरमीम को स्वीकार करने में भूल की, लेकिन मेरी भूल ने उन्हें क्यों मार्ग से विचलित कर दिया? पद्म सिंह को इस मानसिक कष्ट की अवस्था में पहली बार अनुभव हुआ कि एक अबला स्त्री चित्त को सावधान करने की कितनी शक्ति रखती है। अगर संसार में कोई प्राणी था जो संपूर्णतः उनकी अवस्था को समझता था तो वह सुभद्रा थी। वह उस तरमीम को उससे कहीं अधिक आवश्यक समझती थी जितना वह स्वयं समझते थे। वह उनके सहकारियों की उनसे कहीं अधिक तीव्र समालोचना करना जानती थी। उसकी बातों से पद्म सिंह को बड़ी शांति होती थी। यद्यपि वह समझते थे कि सुभद्रा में ऐसे गहन विषय को समझने और तौलने का सामर्थ्य तो नहीं है और वह जो कुछ कहती है वह केवल मेरी ही बातों की प्रतिध्वनि है। तथापि इस ज्ञान से उनके आनंद में कोई भी विघ्न नहीं पड़ता था। लेकिन महीना पूरा भी नहीं हो पाया था कि प्रभाकर राव ने अपने पत्र में इस प्रस्ताव के संबंध में एक लेखमाला निकालनी आरंभ कर दी। उसमें पद्म सिंह पर ऐसी ऐसी मार्मिक चोटें करने लगी
कि उन्हें पढ़कर वह तिलमिला जाते। एक लेख में उन्होंने पद्मश्री के पूर्व चरित्र और इस तरमीम में घनिष्ठ संबंध दिखाया। एक दूसरे लेख में उनके आचरण पर आक्षेप करते हुए लिखा, ये वर्तमान काल के देश सेवक हैं जो देश को भूल जाएं पर अपने को तो कभी नहीं भूलते, जो देश सेवा की आड़ में अपना स्वार्थ साधन करते हैं। जाति के नवयुवक कुएं में गिरते हो तो गिरें, काशी के हाजी की कृपा तो बनी ही रहनी चाहिए। पद्मश्री को इस अनुदारता और मिथ्या द्वेष पर जितना क्रोध आता था, उतना ही आश्चर्य होता था। असज्जनता इस सीमा तक जा सकती है, यह अनुभव उन्हें आज ही हुआ था। यह सभ्यता और शालीनता के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन उनकी आत्मा इतनी मलिन है और किसी में भी इतना साहस नहीं है कि उनका प्रतिवाद करे। संध्या का समय था। यह लेख चारपाई पर पड़ा हुआ था। पद्मश्री सामने मेज पर बैठे हुए इस लेख का उत्तर लिखने की चेष्टा कर रहे थे, पर कुछ भी उनसे लिखते नहीं बनता था कि सुभद्रा ने आकर कहा, गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हो, चलो बाहर बैठो। पद्मश्री ने कहा, प्रभाकर राव ने मुझे आज खूब गालियां दी हैं, उन्हीं का जवाब लिख रहा हूँ। सुभद्रा, यह तुम्हारे पीछे इस तरह से क्यों पड़ा हुआ है? यह कहकर सुभद्रा वह लेख पढ़ने लगी और 5 मिनट में उसने उसे अद्योपान तक पढ़ डाला। पद्मश्री ने कहा, कैसा लिखा है? सुभद्रा, यह लेख थोड़ी ही है, यह तो खुली हुई गालियां हैं। मैं समझती थी कि गालियों की लड़ाई स्त्रियों में ही होती हैं, लेकिन देखती हूँ तो पुरुष हम लोगों से भी बढ़े हुए हैं। यह विद्वान भी होंगे क्या? पद्मश्री, हाँ, विद्वान क्यों नहीं है, दुनिया भर की किताबें जो चाटे हुए बैठे हैं। सुभद्रा, और उस पर भी यह हाल है? पद्मश्री, मैं इसका उत्तर लिख रहा हूँ, ऐसी खबर लूंगा कि वह भी याद करें कि किससे पाला पड़ा था। सुभद्रा, मगर गालियों का क्या उत्तर होगा? पद्मश्री, गालियाँ। सुभद्रा ने कहा, नहीं नहीं, गालियों का उत्तर मौन है। गालियों का उत्तर गाली तो मूर्ख ही देते हैं, फिर उनमें और तुम में क्या अंतर होगा? पद्मश्री ने सुभद्रा को श्रद्धापूर्ण नेत्रों से देखा। उसकी बात उनके मन में बैठ गई। कभी कभी हमें उन लोगों से शिक्षा मिलती है जिन्हें हम अभिमानवश अज्ञानी ही समझते हैं। पद्मश्री, तो क्या मौन धारण कर लूं? सुभद्रा, मेरी तो यही सलाह है, उसे जो जी में आए बकने दो, कभी न कभी वह अवश्य ही लज्जित होगा, बस वही इन गालियों का दंड होगा। पद्मश्री, और अगर वह लज्जित नहीं हुआ तो? यह लोग लज्जित होना जानते ही कहाँ हैं। अभी मैं उसके पास जाऊं तो मेरा बड़ा आदर करेगा, हंस हंस कर बोलेगा, लेकिन संध्या होते ही फिर उस पर गालियों का नशा चढ़ जाएगा। सुभद्रा, तो उसका उद्यम क्या दूसरों पर आक्षेप करना ही है? पद्मश्री, नहीं, उद्यम तो यह नहीं है, लेकिन संपादक लोग अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए इस प्रकार कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं। ऐसे आक्षेपपूर्ण लेखों से पत्रों की बिक्री जो बढ़ जाती है, जनता को ऐसे झगड़ों में आनंद प्राप्त होता है और संपादक लोग अपने महत्व को भूलकर जनता के इस विवाद प्रेम से लाभ उठाने लगते हैं। गुरु पद को छोड़कर जनता के कलह प्रेम का आवाहन करने लगते हैं। कोई कोई संपादक तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने ग्राहक को प्रसन्न रखना ही हमारा कर्तव्य है, हम उनका खाते हैं तो उन्हीं का गाएंगे। सुभद्रा ने कहा, तब तो ये लोग केवल पैसों के ही गुलाम हैं, इन पर क्रोध करने की जगह तो दया करनी चाहिए। पद्मश्री मेज से उठाए, उत्तर लिखने का विचार छोड़ दिया। वह सुभद्रा को ऐसी विचारशील तो कभी नहीं समझते थे। उन्हें अनुभव हुआ कि यद्यपि मैंने बहुत विद्या पढ़ी है, पर इसके हृदय की उदारता को मैं नहीं पहुंच पाता। ये अशिक्षित होकर भी मुझसे उच्च विचार रखती है। उन्हें आज ज्ञान हुआ कि स्त्री संतानहीन होकर भी पुरुष के लिए शांति आनंद का एक अविरल स्रोत है। सुभद्रा के प्रति उनके हृदय में एक नया सा प्रेम जागृत हो गया। एक लहर उठी जिसने बरसों के जमे हुए मालिन्य को काटकर बहा दिया। उन्होंने विमल विशुद्ध भाव से उसे देखा। सुभद्रा इसका आशय समझ गई और उसका हृदय आनंद से विहल होकर गदगद हो गया। सदन जब सुमन को देखकर लौटा तो उसकी दशा उस दरिद्र मनुष्य की सी थी जिसका वर्षों का धन चोरों ने हर लिया हो। वह सोचता था,
सुमन मुझसे बोली क्यों नहीं? उसने मेरी ओर ताका क्यों नहीं? क्या वह मुझे इतना नीच समझती है? नहीं, वह अपने पूर्व चरित्र पर लज्जित है और मुझे भूल जाना चाहती है। संभव है उसे मेरे विवाह का समाचार मिल गया हो और मुझे अन्यायी और निर्दयी समझ रही हो। उसे एक बार फिर से सुमन से मिलने की प्रबल उत्कंठा हुई। दूसरे दिन वह विधवा आश्रम के घाट की ओर चला, लेकिन आधे रास्ते से ही लौट आया। उसे शंका हुई कि कहीं शांता की बात चल पड़ी तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसके साथ ही स्वामी गजानंद का उपदेश भी उसे याद आ गया। सदन अब कभी कभी शांता के प्रति अपने कर्तव्य पर विचार किया करता। महीनों तक सामाजिक अवस्था पर व्याख्यानों के सुनने का उस पर कुछ प्रभाव न पड़ता, यह तो एक असंभव था। वह मन में स्वीकार करने लगा था कि हम लोगों ने शांता के साथ अन्याय किया है, मगर अभी तक उस पर कर्तव्यात्मक शक्ति का उदय नहीं हुआ था, जो अपमान करती है और आत्मा की आज्ञा के सामने किसी की भी परवाह नहीं करती है। वह इन दिनों बहुत ही अध्ययनशील हो गया था। दाल मंडी और चौक की शहर से वंचित होकर अब उसकी सजीवता इस नए मार्ग पर चल पड़ी। आर्य समाज के उत्सव में उसने व्याख्यान सुने थे, जिसमें चरित्र गठन के महत्व का वर्णन किया गया था। उनके सुनने से उसका यह भ्रम दूर हो गया था कि मुझे जो कुछ होना था हो चुका। वहाँ उसे बताया गया था कि बहुत विद्वान होने से ही मनुष्य आत्मिक गौरव नहीं प्राप्त कर सकता। इसके लिए सच्चरित्र होना परम आवश्यक है। चरित्र के सामने विद्या का मूल्य बहुत कम है। वह उसी दिन से चरित्र गठन और मनोबल संबंधी पुस्तकें पढ़ने लगा और दिनों दिन उसकी यह रुचि बढ़ती जाती थी। उसे अब अनुभव होने लगा कि मैं विद्याहीन होकर भी संसार के क्षेत्र में कुछ काम तो कर सकता हूँ। इन मंत्रों में इंद्रियों को रोकने और मन को स्थिर करने के जो साधन बताए गए थे, उन्हें वह कभी नहीं भूलता था। वह म्यूनिसिपल बोर्ड के उस जलसे में मौजूद था जब वैश्य संबंधी प्रस्ताव उपस्थित थे। उस तरमीम के स्वीकृत हो जाने से वह बहुत उदासीन हो गया था और अपने चाचा की भूल को स्वीकार करता था। लेकिन जब प्रभाकर राव ने पद्मश्री पर आक्षेप करना शुरू किया तो वह अपने चाचा के पक्ष का समर्थन करने के लिए उत्सुक होने लगा। उसने 2-3 लेख लिखे और प्रभाकर राव के पास डाक द्वारा भेजे। कई दिन तक उसके प्रकाशित होने की आशा भी करता रहा। उसे निश्चय था कि उन लेखों के छपते ही हलचल मच जाएगी, संसार में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ज्यों ही डाकिया पत्र लाता, वह उसे खोलकर अपने लेखों को खोजने लगता, लेकिन उनकी जगह केवल द्वेष और द्रोह से भरे हुए लेख ही दिखाई देते थे। उन्हें पढ़कर उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठने लगती थी। अंतिम लेख को पढ़कर उसका धैर्य तो जैसे हाथ से जाता ही रहा। उसने निश्चय किया कि अब चाहे जो कुछ भी हो, संपादक महाशय की खबर तो लेना ही पड़ेगा। अगर वह सज्जन होता तो मेरे लेखों को छापता। उसकी भाषा अशुद्ध सही, पर वह तर्कहीन तो नहीं थी। उन्हें छिपाकर रखने से साबित हो गया है कि वह सत्य असत्य का निर्णय नहीं करना चाहता है। केवल जनता को प्रसन्न करने के लिए नित्य ही गालियां बकता जाता है। उसने अपने विचारों को किसी पर प्रकट नहीं होने दिया। संध्या समय एक मोटा सा सोटा लिए हुए जगत कार्यालय में पहुंचा। कार्यालय बंद हो चुका था, पर प्रभाकर राव अपने संपादकीय कुटीर में बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। सदन बेधड़क भीतर जाकर उनके सामने खड़ा हो गया। प्रभाकर राव ने चौंक कर सिर उठाया तो एक लंबे चौड़े युवक को डंडा लिए हुए उद्दंड भाव से देखा। रुष्ट होकर बोले, आप कौन हैं? सदन ने कहा, मेरा मकान यही है। मैं आपसे केवल यह पूछना चाहता हूँ कि आप इतने दिनों से पंडित पद्मसिंह को गालियां क्यों दे रहे हैं? प्रभाकर ने कहा, अच्छा, आप ही 2-3 लेख मेरे पास भेजे थे? सदन, जी हाँ, मैंने ही भेजे थे। प्रभाकर, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। आइए बैठ जाइए। मैं तो आपसे स्वयं मिलना चाहता था, पर आपका पता नहीं मालूम था। आपके लेख बहुत ही उत्तम और सप्रमाण हैं और मैं भी उन्हें कभी का निकाल देता, पर गुमनाम लेखों का छापना नियम विरुद्ध है, इसी से मजबूर था। शुभ नाम? सदन ने अपना नाम बताया। उसका क्रोध कुछ शांत हो चला था। प्रभाकर ने कहा,
आप तो शर्मा जी के परम भक्त मालूम होते हैं। सदन, मैं उनका भतीजा हूँ। प्रभाकर, ओह, तब तो आप अपने ही हैं। कहिए, शर्मा जी अच्छे तो हैं ना? वह तो दिखाई ही नहीं दिए। सदन, अभी तक तो अच्छे हैं, पर आपके लेखों का यही तार रहा तो ईश्वर ही जाने उनकी क्या गति होगी। आप उनके मित्र होकर इतना द्वेष कैसे करने लगे हैं? प्रभाकर ने कहा, द्वेष? राम राम, आप आखिर ये क्या कहते हैं? मुझे तो उनसे लेश मात्र भी द्वेष नहीं है। आप हम संपादकों के कर्तव्य को नहीं जानते? हम पब्लिक के सामने अपना हृदय खोलकर रखना अपना धर्म समझते हैं। अपने मनोभावों को गुप्त रखना हमारे नीति शास्त्र में पाप है। हम न किसी के मित्र हैं न किसी के शत्रु। हम अपने जन्म के मित्रों को एक क्षण में त्याग देते हैं और जन्म के शत्रुओं से एक क्षण में गले मिल जाते हैं। हम सार्वजनिक विषय में किसी को क्षमा नहीं करते, इसीलिए कि हमारे क्षमा करने से उनका प्रभाव और भी हानिकारक हो जाता है। इस तरह से उन्होंने कुछ अपनी बात कही और आगे वह क्या कहते हैं, क्या वह सदन के लिखे पत्रों को उसके नाम के साथ छापते हैं या फिर उसे भी समझा बुझाकर विदा कर देते हैं, और शांता और सुमन का आगे क्या होता है यह हम जानेंगे सेवा सदन के अगले भाग में। मेरी इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसी इसके आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।